डायबिटिक आज का जो सेशन है, डाइटिशियन मुस्कान भी आपको डायबिटिक से रिलेटेड ही गाइड करेंगे कि क्या चीज लेना है, कैसे क्या करना है। बट 14 अक्टूबर को हम डायबिटिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं। तो 1 मंथ का ये प्रोग्राम है आपका डायबिटिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जो है आपका, इसमें आपका डाइटिशियन कंसल्टेशन, 4 फॉलो अप कॉल्स इंक्लूडेड है, आयुर्वेदा डॉक्टर कंसल्टेशन इसमें इंक्लूडेड है, आपका आपका HbA1c टेस्ट इसमें इंक्लूडेड है। आपका HbA1c टेस्ट 30 डेज का, ये जो हमारा न्यूट्रिशन प्रोग्राम है 30 डेज का है। 1 मंथ में हम आपका HbA1c कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। HbA1c कंट्रोल जिन लोगों का काफी हाई रहता है, कई लोग हैं कि HbA1c 10, 11, 12 है, डाइट फॉलो करते हैं, बट क्या चीज लेनी है, किसके अकॉर्डिंग करनी है, वीकली उनके साथ डाइट प्लान हम शेयर करेंगे। पहले उनका असेसमेंट होगा, फिर उसके बाद उनका डाइट कंसल्टेशन होगा, 1-to-1 डाइट कंसल्टेशन, वीडियो शेयर होगी उनके साथ 5 हेल्दी सैलेड्स की, एक्सरसाइज की, जिसके थ्रू वो अपना शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए ही आज बिनूजा और मैं दोनों ने आप लोगों के साथ में है। कल से ये हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 14 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ये प्रोग्राम चलेगा हमारा। इसमें आपका जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे जिनका शुगर लेवल हाई रहता है, तो उनके लिए हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। इनकेस उनको अगर डाइट से रिलेटेड या किसी भी चीज का, किस वजह से उनका शुगर लेवल हाई रहता है, मेडिसिन लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, उससे रिलेटेड हम उनको गाइड करेंगे। तो ये हम लॉन्च करने के लिए आज आप लोगों के साथ बिनुजा और मैं दोनों हैं। और जो भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या अपना शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं, जिनका HbA1c हाई रहता है, तो वो अपनी ERM के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Is that free of cost or probably some marginal payment? नहीं सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसका पेमेंट है, क्योंकि 30 डेज का 4 डाइटिशियन का फॉलो अप कॉल्स है, इसमें आयुर्वेदा डॉक्टर कंसल्टेशन है, इसमें HbA1c टेस्ट इसमें इंक्लूडेड है, आपका 2 HbA1c टेस्ट इसमें इंक्लूडेड है। एक स्टार्टिंग में होगा, एक मंथ एंड में आपका होगा कि आपका शुगर लेवल कितना आया है, और वीकली आपके साथ डाइट प्लान चेंज होके शेयर होगा, जो आपका वीकली बेसिस पे शुगर कंट्रोल करेगा। तो इसीलिए ये चार्जेबल है। और वो सब डिटेल्स आपको कल जो भी आपकी ERM है उनके थ्रू आपके पास डिटेल्स जाएगा उसका। बट मार्केट मतलब डिस्काउंट रेट पे होगा आपके लिए ये सब चीजें। जिनका भी शुगर लेवल हाई रहता है तो वो लोग इस पे को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लोग अगर इसमें, मैं एक मिनट बात कर सकती हूँ आपसे? हाँ जी मैम। मैं इंसुलिन पे हूँ। इंसुलिन पे मेरा शुगर लेवल ठीक रहता है। जैसे मैं मॉर्निंग में मोस्टली मेरा 85, 86 से 90 से ऊपर नहीं जाता। अच्छा मैम, हाँ एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, आपने इंसुलिन का बताया, उसी से कि इस पैकेज में हम कि डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है, लाइफ स्टाइल गाइडेंस के रिलेटेड उनको एक बुकलेट भी प्रोवाइड करेंगे हम, कि क्या चीज किस वजह से शुगर लेवल बढ़ता है। कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इंसुलिन पे आने से मतलब इंसुलिन पे आ जाते हैं, या लोग बोलते हैं कि हम मीठा कभी नहीं खाया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर मैं इस मामले में नहीं, मुझे ये करना है कि मेरा शुगर लेवल के अकॉर्डिंगली मेरा वेट कम हो, ठीक है? इसके लिए बाकी शुगर लेवल के लिए मेरे डॉक्टर है, जो मैंने उनको मैं चेंज भी नहीं करूंगी, और उनकी ही एडवाइस फॉलो प्रोवाइड करेंगे भी नहीं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन, आपकी मेडिसिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चलेगी। हम डाइट के थ्रू आपका शुगर लेवल कंट्रोल में करेंगे। हम आपकी मेडिसिन उससे मतलब मैं आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ। मेरे बच्चे मुझे अलाउ ही नहीं करेंगे कि आप फिर कोई और दूसरी मेडिसिन किसकी एडवाइस लो। मेडिसिन हम चेंज, मेडिसिन हम आपकी चेंज करेंगे भी नहीं मैम। मेडिसिन आपकी जो सेम चल रही है, हाँ कुछ हो सकता है तो वो मैं आपसे उसमें आपका वेट मैनेजमेंट भी होगा, सारी चीज आपका शुगर कंट्रोल में आएगा, आपका वेट मैनेजमेंट। क्योंकि जब हम आपका शुगर
कंट्रोल करेंगे तो सिर्फ आपका जो मेडिकल, एक जो फर्स्ट कंसल्टेशन होगी आपका मेडिकल असेसमेंट होगा। असेसमेंट में आपका ये नहीं कि मैं सिर्फ आपका शुगर को देखूंगी, अगर कोई भी एल्डर हमारा अगर डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है उसमें साथ में उनको, या ओवरवेटेड है या वेट बहुत ज्यादा कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनकी डाइट प्लान करते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका डाइट होगा, आपके शुगर को, आपके वेट को, आपके बाकी पैरामीटर्स को ध्यान में रख के, ठीक है। हाँ, कभी भी ऐसे वेरी फ्रैंक कि मैंने आपको बता दी ना अपने दिल की बात। हाँ हाँ हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। हम आपका वेट कंट्रोल, आपका जो भी वेट है, अगर आपका वीकली बेसिस पे हम आपका डाइट प्लान चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट वीक में हम आपका देखेंगे, कई बार सिर्फ रोटी मतलब मिठाइयाँ खाने से ही शुगर नहीं बढ़ती, चपाती खाने से भी शुगर बढ़ जाती है, चपाती खाने से भी वेट गेन हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये अभी हमारा 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे होता है, इसीलिए हम 14 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं और 14 नवंबर तक 1 मंथ तक हम इस प्लान को करेंगे ताकि सारे त्योहार बीच हाँ में आ जाए और तुम बस मुंह बंद करके बैठ जाओ। नहीं जी नहीं, क्यों मुंह बंद करके, हम इतनी अच्छी अच्छी डाइट देंगे, मिठाइयाँ थोड़ी ना, मिठाई बंद करेंगे, लेकिन ये थोड़ी ना कि अरे यार दिवाली किसी घर में जाएंगे तो उसको मना करेंगे अभी हमारा डाइट प्लान चल रहा है। नहीं, डाइट प्लान नहीं चल रहा, वहां पे जाके आपको हेल्दी ऑप्शन देंगे ना। तो आपके पास अगर किसी के घर में गेस्ट बन के जाएंगे भी, तो अगर आपके साथ बहुत सारी चीजें सर्व करिए तो आप हाँ, उसमें से हमारी हेल्दी उम्र चीजें में आगे ये उठाएंगे। पॉसिबल नहीं है। सच्चाई बता रही हूँ मैं। नहीं अब नहीं, ये देखो ना, 2 साल के बाद तो कोई दिवाली की कोई आएगा कोई जाएगा। तो आप अगर आपको अभी अगर दिवाली के बाद फॉलो करना है, बट आप करना चाहते हैं, तो आप अभी दिवाली के जो ये बाद बिल्कुल, हाँ दिवाली नहीं के नहीं, बाद आप जो अभी ऑफर चल रहा है उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपनी ईआरएम के थ्रू, ठीक है। और डाइट आपकी फिर मैं दिवाली के बाद फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मैं दिवाली पे कंट्रोल, मैं और सच्चाई वैसे बता रही हूँ। हाँ, वैसे ऐसा होगा नहीं। दिवाली पे भी फेस्टिवल में मैं आपको, आप मुझे बताना कि हाँ आज मुझे कहीं जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट प्रोवाइड करेंगे उस दिन की हम। तो मैं वही कह रही हूँ, आज से ही सारे त्योहार शुरू हो गए, ज्यादा नहीं, थोड़ा हलवा तो खा लिया, वो थोड़े मुझे चिप्स तो पता खा है, लिए। आज से फेस्टिवल शुरू हो गए हैं, तो इसीलिए हम आपके उसके अकॉर्डिंग ही डाइट प्लान और डाइटिशियन का रोल ही ये है कि फेस्टिवल, घर में शादी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका हेल्दी डाइट प्लान अगर कोई बनाए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो प्लीज अपनी ईआरएम के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये प्रोग्राम लॉन्च आज हमने किया है, 14 अक्टूबर से ये हमारा स्टार्ट होगा 14 नवंबर तक। बाकी आज हमारी साथ डाइटिशियन मुस्कान आपके साथ हैं, और वो भी आपको डायबिटीज के लिए गाइड करेंगे कि क्या डाइट है। बाकी मुझे नहीं पता वो आपको क्या आज गाइड करेंगे। बिनुजा। यस यस, सो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सो द प्रोग्राम की लॉन्च हो गया, सो एवरीवन विल अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द प्रोग्राम आई थिंक। सो आज हमारा फैकल्टी इज वेटिंग फॉर द इंट्रोडक्शन, सो आई जस्ट स्पॉटलाइट हर। हेलो, नमस्ते मुस्कान जी। मैम, हाउ आर यू? I'm good. How are you, Binuja? Yeah, I'm fine. So this is a group of our Moha elders. So Hi, Muskan. So Rashmi is our another nutritionist. She also have more than 10 years of experience, like you. Okay, ma'am. So can you please share your PPT? Yes, sure. So I will just allow you. Okay, you can share now. So you can speak in any language, English, Hindi, Gujarati, Punjabi, Marathi, सब चलता है यहाँ पर. So all are well experienced and lovable persons. So this will be a most wonderful experience to you also. So I'm sure about it. Okay, yeah. Binuja, my screen is visible. Yes, visible. Is it full screen now? Yes, full screen. Okay. So good evening, everyone. My name is dietitian Muskan. I will give you an introduction about her. So welcome to MoTV show. So welcome you, dietitian Muskan Punshi. So she has an experience of more than 10 years of experience in nutrition, and she is a clinical consultant dietitian and certified diabetic educator, certified insulin pump instructor, and she has done her masters in food science and nutrition. And her research papers are published in several international journals, and she is
well knowledgeable person and have a wonderful skill in diet consultation and educating patients and participants. And also she have a wonderful experience in handling the disease conditions like diabetes, heart disease, kidney disease, liver, thyroid dysfunctions, PCOS, PCOD, and pregnancy, lactation, and GERD. And also she have an experience in gastrointestinal disorders. So now it's already late now. So without taking any more time, I request you to please take over from here. So a warm welcome you, Ms. Muskan Punshi. So over to you, ma'am. You can start now. थैंक यू विनुजा फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। मैं हिंदी में ही ज़्यादा बात करूंगी ताकि आप सबको मैं कनेक्ट कर सकूं मेरे टॉपिक से, और साथ में आप लोग समझ सके कि डायबिटीज़ में हमें क्या क्या ध्यान किस हिसाब से रहता है। ओके, तो पहले डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी या तो इंसुलिन पैदा ही नहीं करती है, दैट इज टाइप 1, या तो फिर इंसुलिन है लेकिन उसका प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कि वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज भी कहते हैं। तो इसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज में सिम्टम्स क्या आते हैं? अगर आपको पता कैसे चले कि हाँ मुझे डायबिटीज है, तो क्या होता है, अगर आपको बहुत ज्यादा यूरिन आ रही है, बहुत ज्यादा बार बार बाथरूम जा रहे हैं, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे डायबिटीज है। अगर आपके घर में किसी को, अगर आप बार बार देख रहे हो कि हर 1 घंटे में वॉशरूम जा रहा है, तो प्लीज चेक द शुगर। उसके अलावा बहुत पानी पीने की, बार बार प्यास लग रही है, अभी पानी पिया नहीं कि थोड़ी देर के बाद पानी पीना, थोड़ी देर के बाद फिर पानी पीना, तो ये जब आप कभी किसी भी इंसान के अंदर देखते हो तो तुरंत उसका शुगर चेक कीजिए कि डेफिनेटली द पेशेंट माइट बी डायबिटिक पेशेंट। उसके अलावा जब बहुत ज्यादा भूख लगना, अननेसेसरी, अभी खाना खाया थोड़ी देर के बाद फिर से भूख लगना, ये भी एक सिम्टम्स है जहां हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं। मतलब कुछ लक्षण होते हैं जैसे हम पेशेंट को देख सकते हैं कि हाँ इनको डायबिटीज हो सकता है, और ये आप भी अपने घर में किसी, अगर घर के किसी व्यक्ति में देखने को मिलता है तो तुरंत चेक जरूर करवा सकते हैं। उसके अलावा वेट लॉस होना, कोई रीजन नहीं है, बिना कुछ किए ही वेट लॉस हो रहा है, अनरीजनेबल, ठीक है, ऐसे ही वेट लॉस हो गया, जैसे कि फटाक से आपका 3 kg लॉस हो रहा है, 4 kg लॉस है, बिना कोई डाइट कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, और सडनली वेट लॉस हो ही रहा है, तो भी ये एक इंडिकेशन है कि माइट भी आपको डायबिटीज है, तो ये भी एक सिम्टम होता है। उसके अलावा बार बार थकान लगना, आपको थोड़ा सा भी काम करते हैं, थोड़ा सा भी चलते हैं और आपको एकदम से थकान ज्यादा लगने लगती है, तो समझ जाइए कि डेफिनेटली मुझे डायबिटीज हो सकता है। ब्लर विजन, आप जब आपका डायबिटीज बढ़ता है ना, तो आपको दिखाई अच्छे से नहीं देता है, मतलब आपको धुंधला नजर आने लगता है, सारी चीजें, घड़ी नहीं देख पाते हैं, टीवी नहीं देख पाते हैं, और उसके अलावा ये सारी चीजें चश्मे आ सकता है जब आपको डायबिटीज होता है। पर ब्लर विजन का ये भी रीजन है कि आपको डायबिटीज है, कभी कभी डायबिटीज कंट्रोल करने के बाद ये जो ब्लर विजन है वो चला जाता है, ठीक है। और कभी अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आपको कोई घाव लग गया है, आप चलते चलते गिर गए और आपको घाव हो गया और वो घाव जल्दी से भर नहीं रहा है, तो भी एक इंडिकेशन है कि आपको डायबिटीज हो सकता है। तो कभी भी आप किसी भी व्यक्ति में, अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, कहीं पे भी ऐसे सिम्टम्स अगर किसी इंसान में पाते हैं, तो तुरंत उसका एक बार शुगर जरूर चेक करवाइए, क्योंकि हो सकता है कि उसे डायबिटीज हो। राइट टाइम पे डायग्नोस हो जाएगा तो आप उसकी जान बचा सकते हैं। डायबिटीज 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है टाइप 1, दूसरा प्रकार है टाइप 2 और तीसरा है जेस्टिनल डायबिटीज। अब ये टाइप 1, टाइप 2 या ये जेस्टिनल डायबिटीज क्या है, इसे हम अब डिटेल में देखेंगे। पहला है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है, जनरली बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। ये डायबिटीज आपको बच्चों में, मतलब बॉर्न होते ही या कुछ सालों में आपको देखने को मिलता है, या उसके बाद भी आपको, पर ये जनरल बच्चों में ही होता है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। ऐसे बच्चों में इंसुलिन बॉडी में बनता ही नहीं, यानी कि प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, बन ही नहीं रहा है, इसीलिए ऐसे बच्चों को हम इंसुलिन बाहर से देते हैं, जैसे कि इंसुलिन ये इंजेक्शन से देते हैं या वायल से देते हैं, या पंप भी लगते हैं ऐसे पेशेंट्स को। तो टाइप 1 वाले जो बच्चे हैं या टाइप 1 वाले जो भी पेशेंट्स होते हैं, वो जनरली बाहर से इंसुलिन लेते हैं, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा। अब इंसुलिन कैसे लगाना है, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि कभी कभी इंसुलिन गलत लगने की वजह से, गलत टेक्निक की वजह से भी आपका शुगर्स कभी कंट्रोल नहीं आते हैं।
और आपकी कंटिन्यू इंसुलिन लगा रहे हो लेकिन शुगर्स हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं और आपको लगता है मैं इंसुलिन लेने के बाद भी मेरे शुगर्स नहीं आ रहे हैं कंट्रोल, ओके। तो ऐसे में आपको इंसुलिन कैसे लगेगी ये मैं आपको करके बताती हूँ। तो मैं जितना अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन आपको दूंगी तो आपको समझ में आ गया कि मैं सही लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझसे करेक्ट कर, तो वो टेक्निक्स अभी सिखा लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो पहले ये इंसुलिन आजकल पेन्स में आने लगा है, ये बहुत अच्छा है क्योंकि पेन्स में आ रहा है तो दर्द कम होता है, क्योंकि वायल से जब लगाते हैं तो उसकी नीडल थोड़ी बिग रहती है, थोड़ी ऐसी रहती है जो हमें लग सकती है, पर इसकी जो नीडल होती है वो ज्यादा 4 mm की है। तो ये दर्द है और बच्चों को दर्द भी नहीं होता है, और अभी कोई अडल्ट को लग रहा है तो उसे भी पेन नहीं होता है। तो अगर आप पेन पे हैं तो ज्यादा अच्छा है, और कॉइल पे हैं तो भी नो प्रॉब्लम। अभी ये इंसुलिन आप लगाएंगे कैसे, कहाँ, किस तरह से लगाते हैं वो सब सिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो ये थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये इंसुलिन है, ठीक है। तो आपको इंसुलिन कहाँ लग सकती है ये जानिए। इंसुलिन 4 जगह पे लगती है, 4 जगह, ठीक है। पहली जगह होती है आपका स्टमक, ठीक है। सेकेंड रहता है आपकी थाई, और थर्ड रहता है आपके बटक और आपके आर्म्स। जब आप इन 4 जगह पे ही इंसुलिन लगा सकते हो और कहीं नहीं लगा सकते, पहले ये जान लीजिए। अब इंसुलिन लगानी है तो कैसे लगाएंगे, तो खुद ही लगानी होती है, हर जगह आपको कोई नहीं आएगा आपको हेल्प करने, ठीक है। क्योंकि आपको भूख लग रही है, आप वेट कर रहे कोई आए मुझे लगाए, इससे अच्छा आपको खुद लगानी चाहिए। तो ये आपके स्टमक में जो नाभि होती है, नाभि से 2 उंगली इधर छोड़ दो, 2 उंगली इस तरफ छोड़ दो, बाकी के हिस्से में आप लगा सकते हो। नाभि से 2 उंगली इस तरफ राइट हैंड साइड, 2 उंगली लेफ्ट हैंड साइड छोड़ के बाकी के हिस्से में आप पेट पे लगा सकते हो, ठीक है। वैसे ही थाई पे लगाना है तो आपकी जो ये एक्सक्यूज मी मैम, आगे ले लो, 4 उंगली पीछे ले लो, और ये बीच का हिस्सा है वहां लगा सकते हो, और पैंट की सिलाई वाले हिस्से की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ, पैंट की सिलाई की तरफ वाले हिस्से, यहाँ आप लगा सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा बटक्स पे लगा सकते हैं, और हाथ पे जब लगाते हैं, ठीक है, तो हाथ पे जब लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि नॉर्मल इंजेक्शन यहाँ लगती है, पर ये हमें यहाँ लगानी, जहाँ हमारा मसल होता है, ऐसे लटकता है ना हमारा मसल थोड़ा सा, वहां लगनी चाहिए, याद रखना। तो यहाँ पेशेंट खुद नहीं लगा सकता है और बटक्स पे खुद नहीं लगा, पेशेंट खुद सिर्फ 2 जगह लगा सकता है, स्टमक पे और आप अपने थाई पे लगा सकते हो। और अगर इंसुलिन आप स्टमक पे लगाते हो तो वेल एंड फाइन है, क्योंकि वो शुगर जल्दी कंट्रोल आती है। सेकेंड अच्छी साइड क्या होती है आपकी थाई, फिर होती है बटक्स एंड आर्म्स, इसीलिए स्टमक पे लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपने अपनी इंसुलिन ओपन करती है, ठीक है। ये इंसुलिन ऐसे पैन की तरह होती है, यू कैन सी। तो अगर आपको डॉक्टर जितने यूनिट्स बोलते हैं उतने यूनिट्स ऑफ नंबर्स, आपको ये दिखाई दे रहे हैं नंबर्स यहाँ पे, इज इट विजिबल? विनुजा दिख रहा है? सो मैम कैन यू प्लीज ये जो स्क्रीन शेयर हटा दीजिएगा, सो आपका स्क्रीन थोड़ा से ज्यादा विजिबल होगा। दिस इज विजिबल नाउ, पर थोड़ा सा बिग स्क्रीन आया जाएगा। Just a second. Yeah. अभी दिख रहा है? नो, आपकी स्क्रीन शेयर हटा दीजिएगा, स्क्रीन शेयर। Is it visible? Yes. Now better. Yeah. Okay. तो ये पेन होती है, ये सिर्फ नंबर्स हैं, ठीक है। जितने डॉक्टर ने आपको इंसुलिन बोली है उतना इसको घुमाना है नंबर्स को, ठीक है। तो इस तरह से इसको घुमाना है। उसके बाद मैं आपको 3-4 यूनिट करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये यूनिट्स मैंने लगा दिए यहाँ पे जितने डॉक्टर्स ने बोले हैं। ये आपकी नीडल अलग से मिलती है, जो आप अलग से खरीद सकते हैं, अलग से मिलती है। ये अब नॉर्मल पेन की तरह है, जैसे हम पेन में रिफिल कैसे डालते हैं वैसे ही ये पेन है, इसमें हम कार्टेज डालते हैं, जब खत्म हो जाती है दवाई हम दूसरी दवाई डालते हैं। इट्स जस्ट अ पेन, जैसे पेन यूज होते हैं हम घर पे यूज करते हैं। तो इसको आप इस तरह, और जब लगाना होता है तो 90 डिग्री लगाना होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगा सकते, 90 डिग्री लगाना होता है, स्ट्रेटली अंदर डालना है, कि ऐसे 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 नहीं, सीधा नहीं, अंदर ऐसे, ओके।
और फिर ये जो पर लगाने से पहले आपको चिमटी भरनी है अपने आप को हल्की सी, ओके। उसके बाद उसके अंदर चिमटी भरने के बाद आपको ये नीडल 90 डिग्री में सीधे अंदर बॉडी के अंदर डाल देना है। उसके बाद ये बटन को क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसमें से इंसुलिन निकलना शुरू हो जाती है जो आपकी बॉडी में चली जाती है। उसके बाद इंसुलिन को बाहर निकालना है और 1 to 20 सॉरी इंसुलिन को जब अंदर होती है तब 1 to 20 गिनना है, ठीक है। 1 2 3 करके 20। क्यों, बच्चे होते हैं ना वो जल्दी गिनते हैं, इसलिए मैं 1 to 10 नहीं बोलती। 1 to 10 बोलो तो फट 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 गिनते हैं, तो 1 to 20 बोलो उनको गिनने के लिए, तब तक इंसुलिन बाहर नहीं गए। उसके बाद जब 1 to 20 गिन लेते हैं उसके बाद इंसुलिन बाहर निकालिए, उसके बाद वो चिमटी छोड़ देनी है। ऐसे लगानी है इंसुलिन, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट स्किन में लगा दी। पहले चिमटी भरो, इंसुलिन को 90 डिग्री, ऐसे वैसे नहीं, सीधे 90 डिग्री। उसके बाद बटन क्लिक करो, जब पूरी इंसुलिन अंदर चली जाती है तो वो 0 पे आ जाता है। अगर 7 पे है 6 पे है जो भी इंसुलिन यूनिट्स हैं आपके वो 0 पे आ जाएंगे। उसके बाद जब वो यूनिट 0 पे आ जाते हैं उसके बाद 1 to 20 गिनना है। उसके बाद ये इंसुलिन बाहर निकालिए और चिमटी छोड़ देनी है। इस तरह से इंसुलिन हर जगह पे लगेगी, स्टमक पे, थाई पे, ठीक है, आपके बाजू पे लगेगी, बटक में लगेगा। किसी से और से लगवाना हो तो उनको सिखाना, गलत ना लगाए। दूसरी एक बात, इंसुलिन एक ही जगह पे नहीं लगानी है, ठीक है। मेक श्योर आपकी इंसुलिन एक ही जगह पे ना लगे, क्योंकि एक ही जगह लगाने से क्या होता है, इंसुलिन में गठाने आ जाती हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ दर्द नहीं हो रहा है मैं यहीं लगा देती हूँ या लगा देता हूँ, ये हम करते हैं, पर वो आप गलत करें। जितना आप गठानों के ऊपर इंसुलिन लगाएंगे, आपका इंसुलिन तो आपने लगा दिया पर वो इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं होता तो शुगर कंट्रोल नहीं आता। तो मेक श्योर करो कि आपको है ना चेंजिंग साइड्स करनी चाहिए, मतलब जहां आपने लगाया है वहां फिर से 2 उंगली छोड़ के कि बाजू वाली जगह पे लगाए, फिर 2 उंगली छोड़ के बाजू वाली जगह पे, ऐसे जगह बदलनी है। और एक ही जगह पे बार बार आपको नहीं लगाना है, ये भी एक है, क्योंकि बार बार लगाने से गठाने आएंगे, इंसुलिन कंट्रोल में नहीं आएगा और आपको लाइपोट्रोफी नाम की चीज हो जाएगी। वो क्या होती है वो मैं पूरा आपको बताती हूँ अभी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो इस तरह से जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये आपको कैसे लगानी है, अभी जो मैंने टेक्निक बताई है उसको मैंने फोटोग्राफ्स में दिया है कि 90 डिग्री पे लगेगी। ये इंसुलिन को आप फ्रिज में रखेंगे, फ्रीजर में नहीं रखेंगे और बाहर नहीं रखेंगे। इसको एक टेम्परेचर चाहिए जब ये दवाई अच्छी रहती है, जिसके लिए इसको फ्रिज में रखिए। आधे घंटे पहले या 15-20 मिनट पहले इस इंसुलिन को फ्रिज से बाहर निकालेंगे आप, ठीक है। उसके बाद जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाती है उसके बाद ये इंसुलिन लगाएंगे, ठीक है। अगर आपकी इंसुलिन मिक्स स्टार्ट है, यानी कि 50-50, 30-70 दो इंसुलिन मिक्स हैं, तो वो उसको क्लाउडी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या हो जाता है, इंसुलिन फ्रिज से निकालोगे आधी दवा ऊपर है आधी दवा नीचे है, वो साफ साफ दिख जाती, क्लियरेंस नहीं रहता उसका। तो ऐसी को अच्छे से रब करना ताकि वो मिक्स हो जाए, उसके बाद लगा। अगर आपकी मिक्स स्टार्ट है तो, अगर आप बेजल बोलस पे है तो आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप अभी फोटो में देख सकते हो कि कैसे उसने चिमटी भरनी चाहिए। हमको ऐसे पकड़ के फैट हाथ में आए, मसल हाथ में ना आ जाए। मसल हाथ में अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, ब्लड बाहर आ जाएगा। तो ये लगाने की भी एक टेक्निक है कि आपको जब चिमटी भरे तो आप अपना फैट को पकड़े, ना कि आप है ना मसल को ही पकड़ ले, ठीक है। मैं फिर से शेयर कर रही हूँ बिनुजा स्क्रीन, क्योंकि मेरी स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है। ओके ओके, ओके। तो ये जो मैंने आपको रोटेशन बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा देखिए मैंने आपको कहा था आपको लाइपोट्रोफी हो सकती है, तो ये देखिए गठाने आ रही हैं, ये फोटो में देख रहे हैं आप गठाने, वो पेट पे आप गठाने आई हैं, आपको आपकी थाई पे गठाने आ जाती है। ये तब होता है जब आप इंजेक्शन गलत लगा रहे हो। तो अगर कभी आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज बी अवेयर, क्योंकि आपकी इंजेक्शन आपको लग रहा है कि आपने लगा दी है
और आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा और मैं खाना खा सकती हूँ या खा सकता हूँ। नहीं, इंसुलिन गलत लगी है, जो भी खाओगे वो शुगर कंट्रोल नहीं करेगी, और बार बार उसी गठानों पे लगाने से शुगर कंट्रोल भी नहीं आएगा। ठीक है। उसके अलावा कौन से फैक्टर है जो इंसुलिन को अफेक्ट करते हैं, कौन सी वजह होती है जिससे हमारा इंसुलिन होने के बाद भी शुगर्स कंट्रोल्ड नहीं आते। ठीक है, तो पहले रहते हैं साइट और उसकी डेप्थ ऑफ इंजेक्शंस की वजह से रहता है। तो जैसे मैंने आपको कहा, रोटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको बदलती रहनी चाहिए जगह। आज सुबह नाश्ते के टाइम पे जहां लगाया है वहां दूसरे दिन लंच के टाइम अगर लगाया तो ठीक है, क्योंकि तब तक रोटेशन हो चुका है। क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट लगा, दोपहर में लंच, उसके 2 उंगली छोड़ के लगा, या तो दोपहर में आपने पेट पे लगाया और शाम को रात को डिनर के टाइम पे आपने थाई पे लगाया, तो ये चेंज ऐसा हो सकता है। लेफ्ट हैंड थाई पे लगाया, फिर राइट हैंड थाई पे लगाया, स्टमक पे लगाया, राइट हैंड साइड लगाया, अब लेफ्ट हैंड साइड लगाया, तो ये जो चेंजिंग प्रोसेस है वो भी आपको हेल्प करता है। उसके अलावा एक्सरसाइज, कितने लोग ऐसे भी हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करूंगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिम जाते हैं तो या एक्सरसाइज कोई करते हैं, पहले इंसुलिन लगाया होता है उसके बाद, यानी कि मिड मॉर्निंग्स में चले जाते हैं, या इंसुलिन लगाने के बाद कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। जब आप एक्सरसाइज करते हो, सपोज आज आपको है ना एब्स किया, ठीक है, और आपने इंजेक्शन कहाँ लगाई थी, स्टमक में, तो क्या हो जाता है आपका शुगर, जब एक्सरसाइज होती है ना तो वो इंसुलिन और फास्ट काम करेगी आपकी बॉडी में, क्योंकि आपने वहां लगाई थी, तो आप जल्दी से आपका शुगर डाउन आ जाता है और आपको हाइपो हो जाता है, शुगर डाउन, लो हो जाता है शुगर। इसीलिए जहां इंजेक्शन लगाते हैं उस दिन उस जगह की एक्सरसाइज उस वक्त नहीं करनी। ठीक है, अवॉइड एक्सरसाइज आफ्टर इंसुलिन, और अगर कर रहे हैं तो वो जगह की मत कर। अगर आपको लगा है मैंने थाई में लगाया और मैं वॉकिंग के लिए जाऊं, नो, वॉकिंग इज नॉट अ बेस्ट एक्सरसाइज आफ्टर इंसुलिन, अगर आपने इंसुलिन थाई पे लगाई है, क्योंकि ये आपका शुगर लो कर सकती है। ज्यादा लो होना भी आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। सेकेंड, बॉडी टेम्परेचर, अगर आपको बुखार है तो भी आपका इंसुलिन कितना भी लगा आपका शुगर उतने कंट्रोल नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर की वजह से शुगर थोड़े, जैसे आपका फीवर चला जाएगा शुगर्स भी कंट्रोल आ जाते हैं। तो ये भी एक रीजन है, आप इंसुलिन लगा रहे हो और आपको बुखार है इसलिए आपका शुगर कंट्रोल नहीं। तो कभी ये मत सोचिए कि मैं इंसुलिन लगा रहा हूँ शुगर कंट्रोल नहीं, तो ये चीजें भी ध्यान दीजिए, क्यों नहीं हो रहा है मेरा कंट्रोल। ओके, इंसुलिन कौन से टाइप की है ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया मिक्स स्टार्ट है, बेसल बोलस है, उसके ऊपर भी इंसुलिन कभी शुगर्स कंट्रोल नहीं आते। इंसुलिन कहाँ स्टोर करते हो, अगर आप स्टोर ही नहीं करते हो, आप बाहर ऐसे ही टेबल पे रख देते हो, तो वो इंसुलिन खराब हो जाती है, फिर आप कितना भी लगा वो असर नहीं करेगी। ठीक है, इंसुलिन को स्टोर फ्रिज में करना है, फ्रीजर में नहीं, ये याद रखना, और लगाने से आधा घंटा पहले उसको बाहर निकालना है। उसके अलावा आप अपने, मैंने पहले ही बताया था, जब गठाने हो जाएंगी उसकी वजह से भी शुगर कंट्रोल नहीं आते, अगर आप एक ही जगह लगा रहे हैं तो, और जहां गठाने हैं वहां पे, या तो आपको कोई बहुत ज्यादा तनाव हो गया है तो भी आपका शुगर अनकंट्रोल रहता है, आपकी फूड हैबिट्स अच्छी नहीं है तो भी आपका शुगर अनकंट्रोल रहता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं शुगर अनकंट्रोल होने के, दो आप इंसुलिन पे हैं। उसके अलावा इंसुलिन लगाने के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। पहला साइड इफेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया, आपको बहुत जल्दी शुगर लो हो जाता है। ठीक है, जब पहले गोली पे रहते तो इतना नहीं रहता है, लेकिन हाइपो के चांसेस इंसुलिन पे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, हम कार्ब काउंटिंग नहीं करते हैं, हम जो खा रहे हैं और हमने जितनी इंसुलिन लगाई है, क्या पता हम इंसुलिन ज्यादा लगा रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं, तो शुगर लो हो जाता है, और लो शुगर बहुत ज्यादा डेंजरस रहता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया एक साइड इफेक्ट है इंसुलिन का। सेकेंड है वेट गेन, ज्यादा इंसुलिन, जब हम इंसुलिन लगाते हैं, जब आपका शुगर्स कंट्रोल आने लगते हैं तो आपका वेट बढ़ने लगता है। याद रखिएगा, अगर आप इंसुलिन लगा रहे हो और आपकी शुगर्स कंट्रोल्ड हो रहे हैं तो आपका वेट गेन होगा। तो आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका शुगर कंट्रोल रहे पर वेट ना बढ़े। ये होता है। अगर आपका टाइप 1 डायबिटीज यानी कि आप इंसुलिन पे हैं तो मतलब आपका बॉडी इंसुलिन ही चाहिए, उसको है ना मेडिसिन नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इंसुलिन नहीं लगाते हो तो वेट लॉस होता है, क्योंकि शुगर अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, शुगर अनकंट्रोल होगा तो वेट लॉस होगा, शुगर इंसुलिन पे जब कंट्रोल्ड आता है तो वेट गेन होता है, ये याद रखिएगा। तो आपका वेट अगर बढ़ रहा है तो डू एक्सरसाइज प्रॉपर, डू डाइट प्रॉपर, बिकॉज आप इंसुलिन पे, इसलिए वेट गेन होना नेचुरल है आपके लिए। उसके अलावा एलर्जी, ये काफी रेयर केस में केस था जिसमें एक लड़की को नीडल की ही एलर्जी थी और वो टाइप 1 थी, तो एक अलग ही केस होता है। या तो आपको कोई स्किन एलर्जी है
और आपको नीडल लगती है और आपको प्रॉब्लम आता है, तो ये एक साइड इफेक्ट्स दिखने को, वो बहुत रेयर केस में रहता है। उसके अलावा लाइपोट्रोफी, गठाने, ये इंसुलिन के साइड इफेक्ट्स हैं। टाइप 2 डायबिटीज, जो टाइप 2 डायबिटीज होता है वो ऐसे लोगों को होता है जो इंसुलिन पे नहीं मेडिसिन पे रहते हैं, मतलब उनकी बॉडी में इंसुलिन है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, उसको गोली देके काम करवाया जाता है, ठीक है। और ऐसा डायबिटीज जनरली एज 40 या 40 से उसके ऊपर वाले लोगों में एज में देखने को मिलता है। पर ये अभी थोड़ा चेंज हो गया है, रिसर्चेस बहुत सारे आ चुके हैं कि बहुत यंग एज में भी मैं काफी पेशेंट्स देख रही हूँ जो 25 साल के हैं, 20 साल के हैं या 35 साल के हैं, उनको डायबिटीज टाइप 2 हो रहा है। तो ये जनरली कहने में आता है, लेकिन आजकल सिनेरियो कुछ और ही हो गया है। जितने हम पेशेंट कर रहे हैं उतने रिसर्च अलग होती जा रही है। टाइप 2 डायबिटीज जिनको होता है वो जनरली वेट में ज्यादा होते हैं, ओबेसिटी, मोटापा होता है, मोटापे की वजह से टाइप 2 डायबिटीज आ सकता है, यानी कि मेडिसिन वाला डायबिटीज आ सकता है। और जब बहुत पतले होते हैं तो टाइप 1 होता है। जेस्टिनल डायबिटीज, ये डायबिटीज एक टेम्परेरी डायबिटीज है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे आता है, औरतों में देखने को मिलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और कभी कभी बहुत केसेस में ये ब्रेस्ट फीड यानी कि लैक्टेशन टाइम पे भी देखने को मिलता है औरतों में। पर ये टेम्पररी है, पर ये एक सिग्नल है उस औरत के लिए, अगर उसको जेस्टिनल डायबिटीज यानी जीडीएम ये अगर हो रहा है तो उसको अपना डाइट लाइफ टाइम टाइप 2 डायबिटीज वाला रखना चाहिए, नहीं कि डायबिटिक डाइट फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको है ना जेस्टिनल डायबिटीज अपनी प्रेगनेंसी में आ चुका है। ऐसे लोग अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ध्यान रखते हैं, हर चीज नहीं खाते, शुगर कंट्रोल रखते, क्योंकि बच्चा हेल्दी नॉर्मल पैदा हो, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है तो पहले तो घर वालों का प्यार ही बहुत ज्यादा हो जाता है, लड्डू खिला खिला के बहुत ज्यादा प्यार बढ़ाते हैं, और वो एक रीजन है। या तो फिर जो प्रेग्नेंट वुमन है वो खुद भी डाइट करना छोड़ देती कि ये तो अब आया था, अब थोड़ी मुझे डायबिटीज है, ऐसा नहीं है। पर अगर आप वो डाइट फॉलो नहीं करते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी भी, तो फ्यूचर में आप टाइप 2 डायबिटिक हो सकते हैं। यह आपके लिए एक सिग्नल है कि आप अपने डाइट को कंट्रोल रखिएगा। आप कभी भी नॉर्मल मीठा खाना मत खाइएगा क्योंकि आपको जेस्टिनल आ चुका है, ठीक है। ये डायबिटीज आपको ये भी ध्यान रखना है, इस डायबिटीज के दौरान जो औरतें होती हैं उनको हम इंसुलिन पे ही रखते हैं, उनको हम मेडिसिन पे नहीं रखते, इंसुलिन पे रखते हैं। और प्रेगनेंसी में आप स्टमक पे इंसुलिन नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसी औरतों को हम पहले तो थाई पे लगाने की कहते हैं। और कुछ केसेस में हम लोग प्रेगनेंसी अच्छे से हो, बच्चा अच्छा पैदा हो और हेल्दी हो, कुछ कॉम्प्लिकेशन आए, तो इसीलिए ऐसे लेडीज को हम टेम्पररी वो 9 महीनों के लिए इंसुलिन पंप पे भी रखते हैं, ओके। हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया, ये दोनों क्या है और ऐसा होता है तो हमें क्या करना। हाइपो यानी कि शुगर का कम हो जाना, हाइपर यानी कि शुगर का बढ़ जाना। तो अब कैसे पता लगेगा कि मेरा शुगर कम हो गया? अगर आपको कपकपी, कमजोरी, बेचैनी, घबराहट, पसीना छूट रहा है या दिल की धड़कन तेज हो गई, तो समझ जाओ मेरा शुगर बढ़ चुका है। तुरंत, ऐसा कहीं भी कभी भी होता है, तुरंत शुगर चेक करो। आपका शुगर 70, 60, 80 ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। जब भी ऐसा देखने को मिलता है, पहली चीज जो आपको करनी है, आपको रूल 15 फॉलो करना है। अब ये रूल 15 क्या है उसको अच्छे से समझिए। आपको 2 चम्मच शक्कर, 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच ग्लूकोज पाउडर, जो भी आपके पास उस टाइम अवेलेबल हो, उसको पानी में घोलना है और पी लेना है। और उसके बाद पीने के बाद, मीठा लेने के बाद 15 मिनट तक आपको होल्ड करना है। 15 मिनट के बाद आपको अपने ग्लूकोमीटर पे फिर से चेक करना है, शुगर 100 से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी शुगर 15 मिनट के बाद, मीठा खाने के बाद 15 मिनट के बाद भी अगर शुगर आपकी 100 से कम है, तो इसको फिर से रिपीट करो। 2 चम्मच शक्कर, शहद या ग्लूकोज पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसको पानी में घोलिए, उसको ले लीजिए और फिर और 15 मिनट रुक जाइए और उसके बाद दूसरी बार चेक कीजिए। सेकेंड टाइम तो आपका 100% कंट्रोल में ही दिखेगा, 100 से ऊपर दिखेगा। और ये जो सेकेंड टाइम आपको करना पड़ रहा है वो रेयर केस में करना पड़ता है, अगर आपका शुगर बहुत ज्यादा लो है तो, वरना आपका पहली बार में ही शुगर 100 से ऊपर आ जाता है, ठीक है। और ऐसा जब कभी होता है तो नेक्स्ट डे, उस टाइम तो आपने अपने आप को संभाल लिया, पर नेक्स्ट डे अपने डॉक्टर से मिलके अपने इंसुलिन के डोजेस एडजस्ट करवा लीजिए, ओके। सेकेंडली, अगर आपको हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि शुगर बढ़ गया है,
आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, आप बहुत ज्यादा यूरिन पास कर रहे हैं, या तो आप बहुत ज्यादा हंग्री फील कर रहे हैं, उसके अलावा ये जो सिम्टम्स है वो भी हार्ट रेस्टलेसनेस होना, बेचैनी, घबराहट, ऐसा भी हो रहा है, तो भी शुगर चेक कर लो। अगर उस टाइम पे शुगर कम नहीं, ज्यादा दिखती, 350, 400, 250 ज्यादा बढ़ चुकी है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल कीजिए। डॉक्टर उस टाइम पे आपकी जो मेडिसिन है वो आपसे पूछेंगे, उस मेडिसिन का जितना डोज उस टाइम पर डॉक्टर आपको लेने के लिए बोलते हैं वो ले लीजिए, और नेक्स्ट डे ही अपने डॉक्टर से मिलकर अपने मेडिसिन का डोज भी एडजस्ट करा लिया। अगर आप मेडिसिन पे हैं, इंसुलिन पे हैं, तो डॉक्टर जितनी इंसुलिन का बताता है उतनी इंसुलिन लगा दीजिए। पर ये दोनों चीजें आपको खुद ही आपको हेल्प करनी, खुद ही संभालनी है। हर जगह आपको कोई नहीं मिलेगा आपको हेल्प करने वाला। तो अपने पास हर डायबिटिक पेशेंट को एक चीज रखनी चाहिए, वो है ग्लूकोमीटर, क्योंकि आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर डायबिटिक पेशेंट को एक ग्लूकोमीटर रखना ही चाहिए। और जब भी कम होता है, मीठा खा लो, 15 मिनट रुक के फिर से ग्लूकोमीटर पे चेक कर लो, शुगर 100 से ऊपर ला दो। और अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है, डॉक्टर को कॉल करो, डॉक्टर जितनी मेडिसिन आपको कहता है उतनी मेडिसिन आप ले लो। तो ये थोड़ा आपको संभलना है। हाइपर और हाइपरग्लाइसीमिया, आपको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना इस चीजों पे, ठीक है। अभी फिजिकल एक्टिविटी और डायबिटीज का क्या रोल है ये मैं आपको बता देती हूँ। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका शुगर उस टाइम पे, ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे कि अपने ना अभी एक्सरसाइज की और शुगर चेक करो ना, उसके बाद तो शुगर थोड़े बड़े हुए आते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो शुगर पीक नीचे आ जाता है, ये हमेशा याद रखना। तो ये डरने की बात नहीं कि मैंने अभी एक्सरसाइज की तो मेरा तो शुगर कंट्रोल आना चाहिए, ये हाई। उस टाइम उसके 1-2 घंटे तक आपका शुगर हाई दिखेगा, ठीक है, इसलिए उस टाइम पे चेक करना नहीं चाहिए, वो गलत है चेक करना, ठीक है। शुगर एक्सरसाइज आपकी शुगर को कम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट पावर को बढ़ाता है, ताकि वो आपका शुगर कम हो जाए, कंट्रोल्ड में आ जाए, ये याद रखिएगा। इसीलिए एक्सरसाइज कीजिए, अगर आप वॉक कर सकते तो ब्रिस्क वॉक कीजिए, जॉगिंग कीजिए, एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए, मतलब फ्लोर एक्सरसाइज ही कीजिए, दैट इज मच बेटर। और योगा कीजिए, योगा भी बहुत हेल्प करता है। मेडिटेशन, कभी कभी तनाव बहुत हो जाता है लाइफ में, आजकल हर किसी के लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में तनाव नहीं है, तो वो एक रीजन होता था शुगर बढ़ाने का। तो अगर आप योगा करते तो वो उसको भी कम करने में हेल्प करता है। तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो डायबिटीज में बहुत हेल्प करती है शुगर्स कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, और कौन सी हैबिट्स हैं जो हमारे शुगर्स को बढ़ा सकती हैं, ठीक है। तो पहली हैबिट है जो है, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, और अल्कोहल ले रहे हैं, तो इसकी वजह से आपके शुगर्स आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। जो इंसान ज्यादा स्मोक करता है उसका क्या होता है, आपने सुना होगा डायबिटीज में काफी लोगों के पैर कट जाते हैं, आपने सुना होगा डायबिटिक फुट हो गया और डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उनका पैर काट दिया, ये सुनने को आपको मिलता है। उसका एक रीजन स्मोकिंग भी है। जब आप स्मोक करते हो तो आपका जो ब्लड होता है वो पैरों तक अच्छे से पहुंच नहीं पाता है, ठीक है, आपके फीट तक नहीं पहुंच पाता ड्यू टू स्मोकिंग, ठीक है। और ना इसकी वजह से आपके पैर तक उतना ब्लड ना आने की वजह से गैंग्रीन हो जाता है, और आपका शुगर अनकंट्रोल भी हो जाता है, और आपके डॉक्टर आपको बताते हैं आपको डायबिटिक फुट हो गया और आपका ऑपरेशन करके पैर काट दे। तो स्मोकिंग कभी भी डायबिटिक पेशेंट को नहीं करनी चाहिए, उनसे ना डायबिटिक फुट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्सेसिव अल्कोहल, जब आप बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं तो वो अल्कोहल मीठा रहता है, तो ये भी आपका शुगर बढ़ा देता है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में हमेशा एक्टिव रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, वो ज्यादा बेनिफिट आपको देगा शुगर कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा मील्स को स्किप करना, काफी लोग ब्रेकफास्ट ही नहीं करते। मैं जब भी पेशेंट से पूछती हूँ, दिन ही उनका है ना लंच से शुरू होता है, सुबह 1 कप चाय, सीधा दोपहर का लंच। तो ये जो आप ब्रेकफास्ट नहीं करते, मिड मॉर्निंग्स नहीं लेते कुछ भी, तो उसकी वजह जो आप मील स्किप करते हो उसकी वजह से शुगर अनकंट्रोल हो जाते हैं, शुगर बढ़ जाते हैं। नहीं खाने से याद रखिए तो शुगर बढ़ेगी, और जो डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन पे उनको तो कभी कभी शुगर एकदम से लो हो जाते हैं। तो कभी भी मील स्किप नहीं करना है आपको, ये आपकी एक हैबिट आपको बनानी है। उसके अलावा फास्टिंग एंड फीस्टिंग को आपको अवॉइड करना, यानी कि आपको उपवास नहीं रखना है। मेरे डायबिटिक पेशेंट काफी लोग कि नवरात्रा है मैम मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, रमजान का महीना है मैंने, पर ये आपके लिए भी समझने के लिए जरूरी है कि अगर आप फास्ट करते हो तो आपका शुगर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है, ठीक है। जैसे ही आपका फास्टिंग बंद होता है आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो ऐसा मत कीजिए।
आपने बहुत साल अपने भगवान के लिए किया भी है, और मैं मानती हूँ अगर आप सच्चे मन से हाथ जोड़ के अपने भगवान की पूजा करते हैं या उनसे कुछ भी मांगते हैं वो आपको मिल ही जाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता भगवान ने कहीं लिखा है कि आप उपवास करोगे तो ही मैं आपका सुनूंगा, ऐसा कहीं नहीं है। तो आप अपनी बॉडी को भी समझिए, क्योंकि भगवान को पता है कि आपको तकलीफ है और वो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप फास्टिंग मत ही कीजिए, ठीक है। उसके अलावा फीस्टिंग यानी कि दिवाली आएगी, क्रिसमस आएंगे, फिर हम खाते हैं मीठा, हम मीठा खाते हैं, केक्स खाते हैं क्रिसमस में, दिवाली में जलेबियां हो जाती है। तो ये जो त्योहार होते हैं उसमें भी हमारा शुगर बढ़ जाता है। तो हमें अवॉइड करना है फास्टिंग और फीस्टिंग को, कि हमें ज्यादा त्योहार में मीठा नहीं खाना है और ज्यादा फास्टिंग नहीं करनी ताकि हमारा शुगर बढ़ जाए। डायबिटीज में हमको डाइट एक्चुअली कैसा लेना चाहिए उस पर खास ध्यान देना चाहिए। डायबिटीज में हमेशा खाना हाई इन फाइबर लेना है, जो हमारे रेशे वाली चीजें जो होती है उनको ज्यादा लेना है, जो हमारे शुगर्स को कम कर देंगे। ओके, उसके अलावा आपको हर 2 से 3 घंटे कुछ ना कुछ खाना है, बहुत ज्यादा गैप नहीं रखना है, जितना गैप ज्यादा रखोगे उतना शुगर बढ़ जाएगा। थोड़ा थोड़ा खाना, हर 2 घंटे खाना है। ये डाइट जब आप फॉलो करते हो शुगर लाइफ टाइम कंट्रोल रहता है। आपको आपका आइडल बॉडी वेट मेंटेन करके रखना है, यानी कि आपका आदर्श वजन वो मेंटेन करके रखना है। ये आपको याद रखना है कि अगर आपकी हाइट, आप एक मेल हैं, आप एक पुरुष है और आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है यानी कि 5 फुट 5 इंच है, तो आपका आइडल बॉडी वेट होगा 65 केजी। आपको 65 केजी ही रखना है, ठीक है। पर आप एक औरत है और आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो आपका आइडल बॉडी वेट 60 केजी है, ये याद रखना है। तो मुझे मेरा वेट 60 केजी ही मेंटेन रखना है और मेल को 65 केजी। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर, हाइट के हिसाब से वेट रहता है और वो होता है आपका आइडल बॉडी वेट जो आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। प्रोटीन आपको ज्यादा लेना है, डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं। क्यों लेना है ये बता दी हूँ। जो प्रोटीन होते हैं जिसमें होते हैं उसमें ज्यादा कार्ब्स नहीं रहता है, इसीलिए आप प्रोटीन को ज्यादा ले सकते हो और शुगर्स भी नहीं बढ़ते, प्लस आपके मसल्स अच्छे रहते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। तो अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन इंसान हैं और आप अंडा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, तो उसमें 0 कार्ब्स है, 0 कार्ब्स, ठीक है। तो आप उसको खा सकते, एंजॉय कर सकते, आपको शुगर नहीं बढ़ेगा। और अगर आप इंसुलिन पे है और आप अंडा खाने वाले, तो आपको इंसुलिन लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें है ही नहीं कार्बोहाइड्रेट कि आपको इंसुलिन लगाना है इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन है तो आप पनीर ले लीजिए, स्प्राउट्स ले लीजिए, जो आप प्रोटीन आपको एनकरेज कर सकता है अपने डायबिटिक डाइट में। उसके अलावा फ्रूट, देखिए आप एक डायबिटिक पेशेंट है, आप फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन कितना लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात, कौन से फ्रूट नहीं लेने उस पर फोकस कीजिए। आपको मैंगोज ज्यादा नहीं लेने हैं क्योंकि वो हाई कार्ब्स होते हैं, केले नहीं लेने हैं, चीकू नहीं लेने हैं और अंगूर नहीं लेने। ये 4-5 जो फ्रूट्स होते हैं वो हम नहीं लेते क्योंकि इसमें इतना कार्ब्स है कि आपका शुगर बढ़ा सकते हैं। वैसे आप बाकी कोई भी एक फ्रूट ले सकते हो, दिन में एक ही बार लेना है, बार बार नहीं लेना, एक ही बार लेना है, 100 ग्राम लेना है, 100 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना, क्वांटिटी मैटर करती है, ठीक है। सिर्फ 100 ग्राम्स आपको लेना है। और गिन लीजिएगा, एक छोटा एप्पल 100 ग्राम का वो आप ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, ऑरेंज ले, सब फ्रूट खा पर 100 ग्राम दिन में एक ही बार। और ये जो मैंने बाकी के फ्रूट्स बताए वो 100 ग्राम में भी कुछ ज्यादा ही हाई कार्ब्स है, इसीलिए उनको अवॉइड करना पड़ता है हमें, ओके। हाँ, कंदमूल की चीजें जो होती हैं जो जमीन में उगती हैं, जैसे कि आलू है, शकरकंद है, ये वाली बीटरूट है, ठीक है, ये जो चीजें होती है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है। तो ऐसी चीजों को हम ना लें या कम मात्रा में, डिपेंड अपॉन योर डाइटिशियन आपको क्या लिखती है, क्योंकि अगर आपके शुगर जैसे रहेंगे वैसे ही वो आपको प्रिस्क्राइब करेगी। उसके अलावा आपको आपके डायबिटीज में बिल्कुल गुड़, शहद, शक्कर तीनों की मात्रा नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी। अब जहर थोड़ा लो कि ज्यादा लो, जहर जहरी रहेगा। इन चीजों को आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। और उसके अलावा आपका सैचुरेटेड फैट यानी कि घी है, या तो आपकी ना जो भी चीजें सैचुरेटेड फैट की जो आपके रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, लिक्विडफाई हो जाती है, वैसे वो सॉलिड रहती है फ्रिज में ऐसे, तो उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड फैट। तो वो चीजें आपको कम लेनी, क्योंकि आपको ज्यादातर डायबिटीज पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसी चीजें आपको नहीं लेनी है।
आपको घी ना लेकर आपको अनसैचुरेटेड फैट यानी कि ऑयल ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं। पर कितना तेल वो समझ लीजिए, एक इंसान को आधा लीटर महीना भर लेना है, ठीक है। तो घर में अगर 6 व्यक्ति हैं तो महीने का तेल सिर्फ 3 लीटर होना चाहिए, 3 लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आप 1 लीटर एक्स्ट्रा ले लीजिएगा मेहमान के लिए, ताकि आपके घर वाले ये ना कहें कि हम नहीं, मेहमान ज्यादा आ गए इसलिए तेल ज्यादा इस्तेमाल हो गया। तो औरतों को घर कम में भी चलाना आता है, ज्यादा में भी, ये सबको ही पता है। तो अगर आप उनको 3 लीटर देते हो 6 लोगों के बीच में, तो आराम से घर चला देती हैं। और अपने गेस्ट का ऑलरेडी आपने 1 लीटर अलग कर दिया। जब गेस्ट आते हैं आपके घर पे, तो उनका स्नैक्स जब आप बनाते हैं तो वो अलग तेल से बनाओ, उसको अलग डब्बे में रखिएगा, ठीक है। चेंज को ऑयल को हर महीने बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही ऑयल में सारे एसेंशियल फैटी एसिड नहीं रहते। अगर आप ये सोचते हो कि मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ तो मैं तो बहुत अच्छा ऑयल ले रही हूँ, या मैं सनफ्लावर ले रही हूँ, या ये जो होते हैं, तो ये तेल सारे ही अच्छे, ये याद रखिए तेल सारे अच्छे, पर आप कितनी क्वांटिटी में लेते हो और कितने समय तक एक तेल इस्तेमाल करते हो, वो आपका हार्ट बिगाड़ता है, ठीक है। तो आपको ऑयल एवरी मंथ चेंज करना है। अगर इस महीने आपने ऑलिव ऑयल लिया है तो नेक्स्ट मंथ यू गो फॉर सनफ्लावर, देन गो फॉर राइस ब्रांड, देन गो फॉर ग्राउंड नट। ऐसे हर महीने तेल बदले, तो हर एक तेल का अलग अलग फैटी एसिड आपके हार्ट को मिलता है और आपका हार्ट और हेल्दी रहता है। एक ही तेल लेने से आपका हार्ट हेल्दी कभी नहीं होता, क्योंकि एक ही तेल में सारे फैटी एसिड्स नहीं होते, ओके। अभी 7 कॉमन चीजों के बारे में मैं बात करूंगी जो एक गलत फहमी है लोगों के बीच में डायबिटीज के, तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। काफी पेशेंट मुझे कहते हैं कि मैं चावल नहीं खा सकता ना, मैं आलू नहीं खा सकता ना, मैं ना कंदमूल की चीजें नहीं खा सकता। तो ऐसा नहीं है, आप खा सकते हैं। आपको कुक कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, आपका शुगर लेवल्स कैसे है वो इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर आप कितनी क्वांटिटी में उसे खाते हैं, ठीक है। अगर आप व्हाइट राइस खा रहे हैं, आपके शुगर कंट्रोल है, आप छोटी कटोरी ले रहे हैं तो आपको कुछ नहीं हो, ठीक है। तो ये डिपेंडेड है कि आप उसे कितनी क्वांटिटी में खाते हो, किस तरह से पका के खाते हो, ठीक है। अगर आप आलू को डीप फ्राई करके खाओगे तो ऑलरेडी उसका कार्ब प्लस फैट दोनों मिक्स हो गया, तो वो एक कुकिंग मेथड अच्छी नहीं है। आप उसको बेक करके ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंगोज मैं नहीं खा सकता, ये सब कहते हैं। मैंगोज हम देते हैं पेशेंट को डिपेंड अपॉन द शुगर। अगर आपकी शुगर नॉर्मल है तो डाइटिशियन आपको 2 स्लाइस मैंगो की खिलाती है, पर बहुत देख के कि आपकी शुगर्स बढ़े भी नहीं, तो ये डाइटिशियन दे। पर ऐसा मत सोचिए कि मैं खा ही नहीं सकता, आप खा सकते। अगर आप अपना शुगर कंट्रोल रखते तो डाइटिशियन आपको डेफिनेटली लिख के देगी, स्मॉलर क्वांटिटी में लिख के देगी, ताकि आप एंजॉय कर सको, ठीक है। और ये भी बहुत गलत फहमी है कि आप मुझे डायबिटीज हो गया, अब तो मेरी जिंदगी से मीठा चला ही गया, अब तो सिर्फ मुझे कड़वी चीजें ही खानी है, कड़वे कलेरे खाने हैं, नीम के पत्ते खाने, ये बहुत मैं सुनती हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कड़वी ही चीजें शुगर कंट्रोल करेगी, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप अच्छी चीजें भी खा सकते हो जो कड़वी नहीं हो और वो शुगर कंट्रोल करती है। तो प्लीज कंसल्ट टू क्वालिफाइड डाइटिशियन, आपको बहुत अच्छे से वो इतने सारे आपको ऑप्शंस देंगे कि आपको लगा ये सब मैं खा सकती थी, ये मैं खा सकता था, ऐसा हो जाता है। तो ये पहले तो निकाल दो कि अभी मुझे डायबिटीज है, मुझे कड़वी चीजें खानी है। उसके अलावा आप मुझे पूरी तरह से फैट अपने डाइट से निकाल देना, ऐसा नहीं है। आपको फैट जैसे मैंने बताया है, आधा लीटर एक इंसान महीना भर इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना तो आप फैट ले ही सकते हो। आप डीप फ्राई की जगह शैलो फ्राई कर लीजिए, ये कुकिंग मेथड को आप इंक्लूड कर लीजिए, लेकिन आप फैट ले सकते। कंप्लीटली वो बॉइल्ड खाना नहीं खाना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी ये भी है कि ये ना, अब मुझे डायबिटीज हो गया है तो अब मेरी मनपसंद सारी चीजें मैं जिंदगी भर नहीं खा सकता, खत्म हो गई मेरी जिंदगी, ये सब बहुत ज्यादा मिथ्स है, बहुत सारी गलत फहमियां, ऐसा नहीं है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी डाइटिशियन वही चीज को अलग से मॉडिफाई करके इतने अच्छे अमाउंट में आपको खिला भी देगी कि आप एंजॉय भी कर लेगा और आपका जो शुगर है वो भी कंट्रोल हो जाता है। तो ये गलत फहमी कि आप अपनी फेवरेट चीजें नहीं खा सकते। आप कंसल्ट कीजिए डाइटिशियन, देखिए वो आपको वही चीज खिलाएगी और ऐसे खिलाएगी कि शुगर भी कंट्रोल और आपने एंजॉय भी किया उसको। उसके अलावा जो आर्टिफिशियल शुगर्स है वो मैं कभी प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ, तो ये भूल जाइए कि आपको डायबिटीज है तो मैं जितना चाहे शुगर फ्री ले सकता हूँ, शुगर फ्री पाउडर, शुगर फ्री टैबलेट्स खा सकता हूँ, ये एक गलत फहमी है। क्योंकि ज्यादा ये जो शुगर फ्री वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके साइड इफेक्ट्स ये भी हैं कि आगे जाके ये आपका लिवर डैमेज करते हैं और कभी कभी माइग्रेन भी हो जाता है। तो ये ना लीजिए, फीकी चाय लीजिए, वो ज्यादा अच्छी रहती है। और अगर आपको आर्टिफिशियल शुगर लेना ही है तो आप दिन में 1 टैबलेट ले सकते हैं,
पर ये दिमाग में मत अब मैं हर चीज में डाल सकती हूँ कि मुझे क्या हो गया, मैं शुगर फ्री तो इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं शुगर फ्री तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं पाउडर इस्तेमाल करो तो जितना चाहे उतना ले सकते हैं, ये एक गलत फहमी है। जितना चाहे नहीं, आपकी डाइटिशियन आपको बताएगी आपको कितना खा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये भी है कि अब मैं अगर डाइट कंट्रोल कर लिया है तो अब मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट मिथ। डाइट से काफी पेशेंटों के टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हुए हैं, लेकिन वो बहुत रेयर केस में है। और एक बार शुगर कंट्रोल आते ही आप मेडिसिन छोड़ रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कभी भी कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करते हो या बंद करते हो, उससे पहले आप अपने डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म कीजिए प्लीज। ये आपसे रिक्वेस्ट है, बिना उनसे पूछे कोई भी मेडिसिन स्टार्ट भी नहीं करनी है और बंद भी नहीं करनी है। ये गलतफहमी बहुत लोगों से हुई है। कुछ पेशेंट तो डॉक्टर को बताते भी नहीं हो कि मैं एलोपैथी के साथ होम्योपैथिक आयुर्वेदा मेडिसिन भी ले रहा हूँ या ले रही हूँ। देखिए, अगर 2 डॉक्टरों से आप छुपा रहे हैं तो उसमें आप ही का नुकसान है, क्योंकि उस डॉक्टर को पता ही नहीं था कि आप है ना एलोपैथी या के साथ साथ आयुर्वेदा मेडिसिन भी कर रहे थे। ये मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस से कहूंगी। एक हॉस्पिटल में पेशेंट थी जिसने अपने डॉक्टर को कभी बताया ही नहीं, और 2 मेडिसिन का इंटरेक्शन बॉडी में हो गया, साइड इफेक्ट हो गया कि पूरी बॉडी कोई हिस्सा नहीं बचा, पूरी बॉडी पे पस हो गए थे बड़े बड़े, और इतनी जलन, इतना उसको बर्निंग सेंशन अंदर से हो रहा था। और विद इन उसको हमने हॉस्पिटल में एक ठंडे रूम में एसी के अंदर इतने दिन 2 या 3 दिन रखा, बहुत कुछ किया, लेकिन एंड ऑफ द 3 days शी डाइड, वो मर गई। क्यों? क्योंकि गलती पेशेंट से हुई। उसने कभी दोनों डॉक्टर्स को नहीं बताया, एक को नहीं, दोनों डॉक्टर्स को कभी पता ही नहीं था कि ये मेरी मेडिसिन के अलावा दूसरी मेडिसिन भी कर। तो ये गलती कभी मत करना, ठीक है। एक तो मेडिसिन दोनों डॉक्टर को बता के, तो दोनों डॉक्टर पता है कि अच्छा ये वाली ये मेडिसिन दे रहे थे, ठीक है लेने दो ये मेडिसिन, मैं अपने वाली मेडिसिन में ये मेडिसिन, ताकि इंटरेक्शन ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता ना आपके लिए कौन सी दवाई सही है कौन सी नहीं। और ये कभी नहीं करना है कि भाई शुगर कंट्रोल हो गया तो मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है। वो आपके डॉक्टर डिसाइड करने हैं कि मेडिसिन रखनी है नहीं रखनी है, वो वही डिसाइड करनी है। ओके, so here I end up my session. Any questions? So thank you so much, Ms. Kanji. Yeah, this is very beautiful session. So now the floor is open for the question and answer session. So participants, if you have any question, you can ask. डॉक्टर मुस्कान जी, मैं तो पहले मैं पूछ रहा हूँ। हाँ श्योरली सर, गो अहेड। हाँ जी डॉक्टर मुस्कान, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मेरा फास्टिंग में ब्लड शुगर लेवल रहता है हमेशा हाई रहता है, 120 या 125, और उसके बाद जो मैं अपना पीपी है या रैंडम लेता हूँ, इट डजंट गो मोर देन 100, 105 और 110 मैक्सिमम। तो आई डू नॉट नो कि मेरा मेटाबॉलिज्म रात के टाइम काम नहीं करता है या कुछ और मेरी डाइट की कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो रहा है। ओके, तो आपके फास्टिंग कंट्रोल नहीं है पर आपका रैंडम कंट्रोल्ड है। फास्टिंग वैसे तो कंट्रोल के आसपास ही है, पर 100 के अंदर ही होना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है, आपका लास्ट मील और फर्स्ट मील का आखिरी खाना आप 8 बजे ले रहे हो और सुबह का पहला खाना आप 9 बजे ले रहे हो, तो आपका फास्टिंग शुगर ज्यादा ही आएगा, क्योंकि फास्टिंग के घंटे बढ़ गए सर। अब अगर आप देखो तो 8 बजे से सुबह 8 बजे 12 घंटे फास्टिंग है, तो फास्टिंग शुगर तो बढ़ जाएगा। तो कोशिश कीजिए आप अपना लास्ट मील 10, साढ़े 10 बजे एक दूध का कप जरूर ले, ठीक है, और पहला मील सुबह 6 बजे या 7 बजे शुरू करें, तो फास्टिंग के जो आवर्स होते हैं वो कम हो जाएंगे, तो फास्टिंग शुगर कंट्रोल आ जाएंगे आपके, क्योंकि ये भी एक रीजन। अच्छा, ये सिर्फ टेस्टिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है? हाँ, आपने फास्टिंग घंटे कितने, अगर आप अभी देखिए जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं मेरे, पूरा शुगर बहुत अच्छा है, पर संडे आप लेट है, 10 बजे उठ रहे हैं और शुगर दिन ज्यादा जाता है उनका सुबह, क्योंकि फास्टिंग के आवर्स उन्होंने बढ़ा दिए। तो ये नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि रात के टाइम पे मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है इसलिए प्रॉबेबली, या इंसुलिन नहीं बनता है? हाँ, ये रात को जो 3 AM का आपका शुगर जनरली डॉक्टर बोलते हैं चेक करने के लिए कितना आ रहा है, ताकि वो अपनी इंसुलिन के डोजेस उस हिसाब से एडजस्ट कर सके। क्योंकि जो 3 बजे होता है हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जो होता है, उसमें वो हार्मोन एकदम से सिक्रीट होने लगता है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से शुगर फ्लक्चुएशन होते हैं। पर अगर मेडिसिन की बात करेंगे तो ये बात आपको अपने डॉक्टर से पूछनी पड़ेगी। वो आपको 3 बजे का शुगर डेली आपको अलार्म लगवाएंगे और चेक करवाएंगे, और उसके बाद वो अपनी इंसुलिन के डोजेस उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे।
जो 3 बजे जो होता है उस पे। पर अगर आप पहले ये चेक कीजिए कहीं डाइट तो रीजन नहीं है, कहीं मेरा फर्स्ट मील और लास्ट मील में अवर्स ऑफ फास्टिंग ज्यादा तो नहीं है। अगर ये करने के बाद अगर आपको शुगर कंट्रोल करनी है, नो नीड ऑफ मेडिसिन चेंजिंग और डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करके आपके इंसुलिन के डोजेस चेंज कराने। पहले आप थोड़ा उसको चेंज कीजिए। वेल्था बोलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये इसका डायबिटीज का मोटापे के साथ भी रिलेशनशिप है कुछ? बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। जैसे पेट बढ़ता है शुगर ही है, ये टाइप 2 डायबिटीज आता है, यानी कि इंसुलिन है बॉडी में लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा, यानी कि यूटिलाइजेशन उस पे इंसुलिन का नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप वेट कंट्रोल्ड करते हो तो आपकी शुगर्स भी कंट्रोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, मेरे काफी सिर्फ ओवरवेट की वजह से या ओबेसिटी की वजह से ही मेडिसिन पे रहते हैं। तो मैं उनका वेट जब लॉस करती थी तो मेडिसिन के डोजेस धीरे धीरे कम हो जाते, और कभी कभी बहुत रेयर केस में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि उन पेशेंटों के डॉक्टर ने मेडिसिन हमेशा के लिए स्टॉप कर दी है, पर डाइट उनको बोला है कि डायबिटिक वाला यही कंटिन्यू करके रखिएगा ताकि आपको फिर से मेडिसिन स्टार्ट नहीं हो। HbA1c उनका 6 या 5 भी आ चुका है, तो मेडिसिन अगर देंगे तो और शुगर कम हो जाता है फिर। Doctor, I have a question, please. ये डायबिटीज वालों को नींद की भी प्रॉब्लम आती है क्या? नींद नहीं आती? नींद इसलिए नहीं आती कि ज्यादातर है ना डायबिटीज पेशेंट रात को सोने के टाइम पे बहुत कुछ सोचते हैं जो पूरे दिन में उनकी जिंदगी में घटता है, और सोच कल है जो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी ऐसे चलती रहती है, और पूरी रात सोच में बीत जाती है और नींद नहीं होती, और कहते हैं मुझे नींद नहीं आया। आप जैसे ही पलंग पे जाते हो तो पहले जो सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि जैसे सोच शुरू होगी वो प्रोसेस साइकिल स्टार्ट हो जाए, तो पहले तो सोच को वहीं बंद कर दीजिए, सो जाइए। ठीक है, तो आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि नींद प्रॉपर नहीं होने की वजह से आपका वेट भी बढ़ता है और आपका इम्यून सिस्टम भी कम हो जाता है, क्योंकि नींद में आपके साइटोकिन्स नाम के एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। ठीक है, पर अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो ये साइटोकिन्स जो एंजाइम है वो कम हो जाते हैं और आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है और आप बार बार बीमार पड़ते हो। और नींद में आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई रहता है तो कैलोरी डबल बर्न होती है, दिन में पूरे दिन से डबल बर्न होती है। पर अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो ये सब फैट में कन्वर्ट होता है और ये फिर वेट बढ़ाता है और फिर ये शुगर भी बढ़ाता है। तो सोच। Doctor, I have a question, please. अच्छा डॉक्टर मुस्कान, ये जैसे रात को इंसुलिन Doctor, I have a question, please. मॉर्निंग में कितने घंटे का डाइट होना चाहिए? किरण जी जस्ट अ सेकंड, आई थिंक शर्मिला मैम पहले ही भी बताया था। It is regarding intermittent fasting. Yes, Intermittent fasting में जब हम 20 घंटे या 16 घंटे खाना नहीं खाते तो उसका शुगर पर क्या असर होता है? देखिए मैं पर्सनली इंटरमिटेंट अर्ली मॉर्निंग डायबिटीज पर क्या असर होता है? इन डायबिटीज पेशेंट में इंटरमिटेंट फास्टिंग को ज्यादा एनकरेज नहीं करती, क्योंकि हाइपो जाने के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, शुगर एकदम से लो हो जाता है। तो ये डॉक्टर my question is, Doctor, my question is, people who are practicing intermittent fasting, are they prone to have diabetes at a later stage? यस मैम, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल परफेक्ट है। जब हम बहुत फास्ट करते हैं ना तो हमें डायबिटिक होता है। ये बताती हूँ कैसे होता है। जब आप खाना नहीं खाते, ठीक है, तो क्या होता है, आपका ब्रेन आपकी बॉडी को एक सिग्नल देता है कि अब खाना नहीं आने वाला है। तो बॉडी क्या करता है, पूरे खाने को रिजर्व कर दिया जो पहले आपने खाया है, और उसमें से थोड़ा थोड़ा कैलोरी बर्निंग के लिए देता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट स्लो डाउन हो जाता है और आपका वेट बढ़ने लगता है, और जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज होता है। पहले तो ये चीज होती है फास्टिंग से। जब आप फास्ट करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं कर, फिजिकली और मेंटली आपकी बॉडी काम कर रही है, पर आप कुछ खा नहीं रहे तो बॉडी को एनर्जी मिलती नहीं। तो बॉडी क्या करता है, बॉडी तो ऐसा नहीं कहेगा ना कि शर्मिला जी नहीं खाए नहीं तो मैं भी काम नहीं करूंगा, बॉडी ऐसा नहीं करेगा। बॉडी क्या करेगा, बॉडी में बाकी न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उनसे एक लोन लेगा और आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा जब आप काम कर रहे हो और कुछ खा नहीं रहे हो। कुछ लोगों की आदत होती है सुबह पूरे घर का काम कर करके 12-1 बजे पहली चीज खाते हैं, ठीक है, तो वो जो काम किया पर कुछ खाया नहीं, तो उसके उस टाइम पे बॉडी ने एनर्जी कैसे दी, बॉडी गया कार्बोहाइड्रेट के पास और बोला कार्बोहाइड्रेट मुझे एनर्जी दे क्योंकि शर्मिला जी कुछ नहीं खाती है। बॉडी क्या करता है, आपको मतलब कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी दे देता है, ठीक है। अब ये 1 दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, 10 दिन ठीक है, पर आपका तो रोज नहीं खा रहे हो और रोज काम कर रहे हो,
तो रोज आपकी बॉडी में डायबिटिक डॉक्टर है, ठीक है, ये जिसकी अच्छा बता रही है। आप कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि उसको अपना को कभी मिला ही नहीं, वो तो इंसुलिन लगाने का तरीका भी बता रही है। Thank you so much, doctor. तो Thank you so much. हाँ, तो वो कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होगी और आपको डायबिटीज हो गया, इसलिए फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो किरण जी आप पूछ लीजिएगा। हाँ, मैं पूछ रही थी कि मैंने 8 बजे रात को इंसुलिन लगाई, ठीक है, और सुबह उसके बाद 10 बजे दूध पी लिया, और मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठ गई, तो मैं उस समय अपनी फास्टिंग टेस्ट कर सकती हूँ? हाँ, पर उसके बाद आप वापस सो रहे हैं क्या, वो इम्पोर्टेंट है। फास्टिंग मतलब आप उठ ही गए हैं, फिर ऐसा नहीं उसके बाद शुगर चेक करके वापस सो गए, तो वो फास्टिंग नहीं गिनाएगी। नहीं, सोती नहीं, मतलब मैं वही पूछ रही हूँ कि ऐसा तो नहीं है ना कि आवर्स कम है, क्योंकि मैं उठूंगी, याद रखना है कि चाय भी पीऊंगी, ओके, देखिए उससे पहले ही मुझे फास्टिंग की शुगर टेस्ट करनी होगी ना। एग्जैक्टली। फास्टिंग मतलब क्या है, खाली पेट शुगर चेक करना, मतलब उठते बराबर ब्रश किया और बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। दूसरी एक चीज, आपको टोटल 7 घंटे सोना है, उससे कम नहीं सोना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, मैं घड़ी देखूं, मैं अलार्म ऐसा लगाऊं कि मुझे 7 घंटे का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे 5 बजे उठना ही है फिर रात को 2 बजे सोए हैं, तो शुगर बढ़ के और कम भी आ सकता है और आपकी तबियत भी बिगड़ सकती है। 7 घंटे नींद बहुत इंपॉर्टेंट, नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी बॉडी में। ऐसा तो सुबह 6 घंटे रात को सो जाओ, 1 घंटा दिन में सो जाओ। में कभी नहीं सोना चाहिए, नो नैपिंग इन आफ्टरनून, आपको सिर्फ और सिर्फ रात में 7 घंटे सोना चाहिए। दिन में आपको अगर नींद की आदत है तो उसको आदत को आपको कैसे बदलना है मैं बताती हूँ। आपकी जो सबसे फेवरेट चीज है, जो आपकी हॉबी है, जो आप अपने लाइफ में कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या फाइनेंशियल की वजह से या पेरेंट्स कभी नहीं समझे, जिसकी वजह से आपको छूट गई, वो हॉबी को करना है। और जब आप अपनी हॉबी करते हैं ना, जो आपको चीज सबसे ज्यादा प्यारी है, तो घड़ी कहाँ टाइम चला जाता है पता नहीं चलता, फिर आपको कभी नींद भी नहीं आती। मैं रात को कम सोती हूँ, दिन में नहीं सोती। मैं जस्ट एग्जांपल पे सो लूं तो मेरी नींद पूरी हो जाएगी। रात को तो मैं नहीं सोती, बहुत कम सोती हूँ। 5 बजे 4 बजे उठ जाती हूँ और 10:30 बजे सो जाती हूँ मैं। पर मैं कैलकुलेट कीजिए कि आपके 7 घंटे होने चाहिए, उससे पहले नहीं उठना है, ठीक है। ये इनको समझा लीजिए, बैल जी को, राजेश जी को, कि राजेश जी हमें उठा देते हैं सुबह एक्सरसाइज करने के लिए 6 बजे। जी क्या कह रहे हैं राजेश जी? राजेश जी योगा करवाते हैं सुबह 6 बजे। हाँ, तो जल्दी सो जाइए ना 7 घंटे पूरे करने के लिए, जल्दी। Any other questions? डॉक्टर मुस्कान, मेरी शुगर, मैं इंसुलिन लेती हूँ तो कभी कभी ब्लड आ जाता है, प्लीज आप एक बार थोड़ा सा दोबारा और शुगर हाई भी हो जाती है ज्यादातर, लेकिन कभी कभी ठीक भी आ जाती है। और मतलब जुलाई में कराया था तो 8.1 था 3 महीने वाला। तो मेरे को मेन तो आप एक बार ये बता दो इंसुलिन लगाने का प्रॉपर तरीका, और दूसरा रात को नींद मेरे को पूरी ठीक से नहीं आती है, बार बार मैं उठती रहती हूँ, चाहे 2 घंटे बाद हो या 3 घंटे या 1.5 घंटे, कोई ऐसा नहीं है। और मैं थकी भी बहुत रहती हूँ, कुछ लंग्स प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है, तो मेरे को ये इंसुलिन का शुगर का थोड़ा बता देंगे आप? ठीक है मैम, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है और आपको ये समझना चाहिए कि मैं इंसुलिन गलत लगा रही हूँ, इसीलिए ब्लड आता है। मैंने अभी भी कहा था, जब आप फैट की जगह मसल को पकड़ लेते हो ना तो ब्लड आ जाता है। यानी कि आप जो चिमटी भर रहे हो ना, अगर नहीं भर रहे हो तो आज से भरना शुरू करो, और आपका फैट आना चाहिए ना कि मसल आना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो पहले तो ये, और एक ही जगह पे बार बार लगाने से भी ब्लड बनता है या गठाने आ जाती है, इसलिए आपकी शुगर कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो। क्योंकि जब इंसुलिन सही लगती है और ऐसी जगह पे भी नहीं लगी जहां पहले लग चुकी है इंसुलिन बार बार, ठीक है, तो आपकी शुगर कंट्रोल आते हैं। पर अगर आप उसी जगह पे दोबारा लगाते हो तो आपकी शुगर अनकंट्रोल हो जाते हैं, या तो आप फैट की जगह मसल को पकड़ लेते हो तो ब्लड आ जाता है, ठीक है। तो ये आपसे थोड़ी इंसुलिन आपको सीख लेना चाहिए, जो मैं आपको फिर से सिखा देती हूँ। ओके, जैसे स्क्रीन स्टॉप कर देती हूँ शेयर करना। ओके, मैम आप पेन पे है ना? हाँ पेन, ओके, लिली वाला पेन। तो ये जो आपका पेन रहता है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, ये आपका स्टमक है,
ठीक है। नाभि जो होती है ना हमारी, हाँ जी, नाभि के जस्ट 2 उंगली इधर छोड़ दो, 2 उंगली इधर छोड़ दो, बाकी हिस्से में आप कहीं पे भी इंसुलिन लगा सकते। ये ऐसा नहीं कि नाभि की तुरंत बाजू में ही लगा दिया, वो गलत है। नाभि की 2 उंगली इस तरफ छोड़ दो लेफ्ट हैंड साइड, 2 उंगली राइट हैंड साइड छोड़ दो, और बाकी के हिस्से पे आपको इंसुलिन लगाना है। ठीक है, पहली ये चीज। इंसुलिन कैसे लगाएंगे, पहले तो चिमटी भर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद इंसुलिन को राइट एंगल यानी कि सीधा डालना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। तो राइट कैसे हो गया, ये सीधा हो गया 90 डिग्री, पकड़ा और डाल दिया। डालने के बाद यानी कि चिमटी भरी, इंसुलिन पेट में गई, फिर ये बटन दबाया आपने, ठीक है, क्योंकि पहले आपने इसके ऊपर टर्न किया था ना इंसुलिन के लिए लगाने, ठीक है। फिर इसको अंदर डाला, बटन दबाया, जब सारी इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर चली गई तब तक वो इंसुलिन को अंदर ही रखना है। 0 पे आपको 1 to 20 गिनना है, 1 to 20, ठीक है। उसके बाद ही इंसुलिन की ये पेन आपको बाहर निकालिए और चिमटी छोड़ देंगे, ठीक है, ये याद रखना। ओके, चिमटी इंसुलिन को राइट 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल सीधा डालेंगे, बटन को प्रेस करेंगे। जब वो बटन 0 पे आ जाता है हमारा, यानी कि सारी इंसुलिन चली गई, उसके बाद 1 to 20 गिनेंगे, उसके बाद इंसुलिन को बाहर निकालेंगे, चिमटी छोड़ देंगे, ठीक है। यही सेम आपको थाई में करना है। थाई में आगे की 4 आपका जो रहती है थाई, उसके 4 उंगली आगे रख दीजिए, 4 उंगली रख दीजिए। बीच के हिस्से में आप लगा सकते हो, या तो पैंट की सिलाई वाला हिस्सा यानी कि बाहर वाला हिस्सा, अंदर वाले हिस्से पे कभी नहीं लगाना है, बाहर वाले हिस्से पे लगाना है, ठीक है। 4 उंगली आगे, 4 उंगली पीछे छोड़ दो, बीच का हिस्सा और पैंट की सिलाई वाले हिस्से पे लगाना है। वहां पे भी ऐसी चिमटी भरनी है, इंसुलिन राइट 90 एंगल में, राइट एंगल में डालना है 90 डिग्री में, और उसके बाद 1 to 20 बटन प्रेस करने के बाद 1 to 20 देना है, इंसुलिन रिमूव कर चिमटी छोड़ देंगे, ठीक है। Thank you. I will try like that. ये याद रखिए, और एक ही जगह पे प्लीज मत लगाइए। अगर आपने जहाँ लगाया है ना वहां नहीं, मैं 2 जगह पेट में ही लगाती हूँ, 2 जगह, कभी मतलब सुबह राइट साइड और शाम को लेफ्ट साइड। कहाँ लगाते हैं आप? पेट में। हाँ, स्टमक पे आप खुद लगा सकते हैं, पर ये ध्यान दीजिए जहां लगी वापस से वहां ना लग जाए, और चिमटी में ऐसे करूं कि उसमें मेरा मसल ना आ जाए, ठीक है। वो कैसे पता चलता है मसल आके? ऐसे नहीं, मांस तो दिखता है ना, मांस है ये बॉडी का, तो मसल आपको समझ में ही आ जाएगा, वो थोड़ा मोटा रहता है मसल हमारा। अच्छा। तो वो जो फैट रहता है ना, फैट वो ही समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, यहाँ पे भी जो हमारा हाथ होता है ना, वहां पे नीचे फैट होता है, इसलिए कभी तो नॉर्मल इंजेक्शन डॉक्टर यहाँ लगाते, पर इंसुलिन कभी यहाँ नहीं लगती, इंसुलिन यहाँ लगती है जहाँ का मांस रहता है, लटकता है ना ये थोड़ा सा, देख ले लो अपने हाथ में, वहां लगेगा, आपको उसको पकड़ना है, पर हाथ पे आप नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकती, कोशिश करनी थी। आप सिर्फ 2 जगह लगाएंगे, दैट इज स्टमक एंड थाई। अच्छा, पर मेरे को आदत है खाली पेट में, थाई में तो पता नहीं, डर लगता है जैसे। मैम कंटिन्यू, क्या पता आपको एक ही जगह पे लग जा रही है। और आजकल ग्रीड्स भी मिलते हैं, आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, ग्रीड मिलते हैं, वहां पे होल्स होते हैं, फिर वो आपको पे लगाना होता है ग्रीड, और साइड में ऐसे ग्रीड होते हैं, ठीक है, होल्स होते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे मंडे को लगाना है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे। आप एक बार डॉक्टर से ग्रीड मांग लीजिए अपने डायबिटोलॉजिस्ट से, वो आपको दे देंगे, वो ज्यादा हेल्प करेंगे, एक ही जगह पे नहीं लगेगी फिर। अच्छा, thank you doctor, okay, so now it's already getting late, so we have to wind up the session. So I hope all are clear with the insulin pump, insulin कैसे लगाना है, सब कुछ आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया। थोड़ा सा नहीं है, तो completely वो it is understandable. So let us close the session for today, so we can meet on again with another session, and मुस्कान मैम से भी हम दोबारा भी सेशन करवा दूंगी। So thank you so much, Muskan ma'am. Thank you so much for your time spending for us. Okay, so thank you so much for all participants to hear for your timing out to get your time. Okay, so take care. हाँ जी ma'am. Just 1 second, I want to show something. Yeah, sure. So तब तक मैंने feedback form डाल देती हूँ. So ये होते हैं इंसुलिन पंप, ये दिखा देती हूँ, जो टाइप 1 डायबिटिक है
तो वो आप इस पे भी आ सकते हैं। ये इंसुलिन पंप होते हैं, इसमें आपकी दवाई रहती है और ये आपको कंटिन्यू इंसुलिन देता है। ये स्टमक पे डॉक्टर लगा के देते हैं, तो आपको बार बार इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं, ये पंप ही आपको कंटिन्यू इंसुलिन देता है। तो इसको डिटेल में इंसुलिन के अलग सेशन लेंगे तब दिखा दूंगी, पर ऐसा रहता है। ये पंप दिखा दिया मैंने आपको, ये होता है इंसुलिन पंप। ओके Okay. Anyway, thank you so much. Bye. Take care. Thank you everyone. Have a nice day. Thank you, Bye. Muskan. Thank you so much. Thank you. Bye.